गवर्नमेंट पीजी कॉलेज निवाड़ी से आपके समक्ष सैंपलिंग डिजाइन की पर एक व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो सभी छात्र छात्राओं का इस व्याख्यान में ऑनलाइन व्याख्यान में स्वागत है। देखिए, आप सभी को जो शोध छात्र हैं, ये अच्छी तरह से समझते होंगे कि शोध छात्र का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, वो 3 होते हैं। पहला चरण ये होता है कि आपने विषय का चयन कैसे किया? दूसरा चरण ये होता है कि उस विषय के चयन के उपरांत जो अध्ययन सामग्री आपके पास उपलब्ध थी और जो आपने अध्ययन करने के पश्चात पाया, तो क्या-क्या आपकी उपकल्पनाएँ हैं, जिन पर भविष्य में आप शोध कार्य करेंगे और शोध कार्य को गति प्रदान करेंगे। स्पष्ट है आपको? अब इसी अनुक्रम में आप शोध के लिए जो भी आपका शोध है, उसमें आप समग्र का निर्धारण करते हैं। समग्र समझ में आ रहा है आप लोगों को? यूनिवर्स मतलब जो आपके सूचना दाता होंगे, चाहे वो प्राइमरी स्रोत के हों, चाहे वो सेकेंडरी स्रोत के हों। उन सूचना दाताओं के या जो तथ्य आपको प्राप्त करने हैं, उनको किस आधार पे प्राप्त किया जाए? अब जैसे मान लीजिए कि आपकी समस्या इसमें विभिन्न विद्यार्थी बैठे हुए हैं। 2 तरह से आपको समस्या इसमें आती है। एक तो समग्र उसका भौगोलिक क्षेत्र की बात होती है और दूसरा जो विषय वस्तु है, वह उसको निर्धारित करती है। मैं एक उदाहरण से बताऊँगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया कि शिक्षा की समस्या पर आपका शोध कार्य चल रहा है। अब शिक्षा की समस्या पर अगर शोध कार्य चल रहा है, तो क्या यह पूरे भारत के लिए है? एक चीज़ हो सकती है या आपके पूरे वैश्विक स्तर पे है या क्षेत्रीय आधार पे आप कहते हैं कि बुंदेलखंड में है। क्यों समझ रहे हैं आप सभी लोग? हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोग? हाँ, जी तो इसमें आपको एक तो ये तय हो गया कि भौगोलिक आधार पर आप किन चीजों के कहाँ तक आपका क्षेत्र हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि आप शिक्षा को किस रूप में देख रहे हैं, अर्थात प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं अथवा उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यही स्थिति आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को मिलती है या कोई भी अध्ययन हो, उसमें इन 2 चीजों का बहुत महत्व होता है कि आपको सूचना संकलित की करनी है। अब जब संकलन की बात आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होता है? क्यों? आप सभी बताएंगे? सबसे महत्वपूर्ण होता है सैंपलिंग। सैंपलिंग समझ में आ गया? निदर्शन। निदर्शन से हेलो? हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं आप? हेलो? हाँ, आवाज सभी को आ रही मेरी? यस सर। हाँ, तो सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग वस्तुतः अगर देखें तो एक वृहत व्यापक पैमाने पे जो परिदृश्य है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली संक्षिप्त इकाई। जैसे तथ्य संकलन के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है सेंसस। सेंसस में हम कहते हैं जनगणना। जैसे पूरे भारत की जनसंख्या के आंकड़े के आधार पे हम इस बात को निकालते हैं कि भारत में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। कितने पुरुष हैं अथवा कितनी महिलाएं। लेकिन किसी विषय क्षेत्र में अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, तो हम कहते ये हैं कि उस जगह पे पुरुषों की जनसंख्या कम होगी या महिलाओं की जनसंख्या कम होगी, ये हम पहले से मान लेते हैं। तो जब हम किसी जगह विशेष पे जाएंगे और पूरे भारत का तो हम अध्ययन कर नहीं सकते, या उतने बड़े बृहद पैमाने पर यदि एक सामान्य शोधकर्ता अध्ययन न कर सके,
तो वो क्या करता है? निदर्शन करता है। अर्थात बहुत से तथ्यों में से कुछ तथ्यों का चयन करता है। अर्थात समग्र के प्रतिनिधित्व करने वाली उन कुछ इकाइयों को चयन करता है जिसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाए। तो मैं समझता हूं आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि निदर्शन क्या होता है या सैंपलिंग क्या होता है। जी सैंपलिंग सर। सैंपलिंग जो होती है वो समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संक्षिप्त इकाइयां होती हैं। ठीक है, मैं इसको और भी उदाहरण से आपको बताऊं। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो तुरंत उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कि वो अच्छा है अथवा बुरा है। बुरा है। तो ये जो अच्छा और बुरा की जो धारणा बनाते हैं, वो किसके किसी एक गतिविधि के आधार पे बना लेते हैं। मान लीजिए वो आपको चोट लग गई, उसने आपको तुरंत आपको लेकर अस्पताल पहुँच गया। तो आपने बना दिया कि उसकी वो जो है एक अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है या सहृदय इंसान है। तो उसके विभिन्न गतिविधियों को तो आपने देखा नहीं। 50 साल से उसका संबंध तो आपका है नहीं। लेकिन आपने एक गतिविधि के आधार पर उसका निदर्शन बना करके या सैंपल ले लिया। वो घटना आपके लिए एक सैंपल के आधार पे आपने उस घटना का अध्ययन करने के बाद पछताया कि वह व्यक्ति सहृदय है, नेक दिल है और सज्जन है। तो सैंपलिंग में यही पद्धति होती है सैंपलिंग कि जब हमारे तथ्य जो होते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस ज़्यादा के आधार पे हम कैसे मतलब जो है कुछ तथ्यों पर अध्ययन करें। इसमें जितने भी शोध छात्र बैठे होंगे, ये सभी को एक-एक उन्होंने एक शीर्षक लिया हुआ है और उस शीर्षक के आधार पर उन्होंने इस बात को देखने का प्रयास कर रहे होंगे कि हमको तथ्य चाहिए और उस तथ्य की प्राप्ति के लिए कैसे किया जाए। आप सभी अपने शीर्षक को देखिए जिस शीर्षक पे आप रिसर्च कर रहे हैं। क्या आप उस शीर्षक से संबंधित सभी सूचनादाताओं से संपर्क करने में सक्षम हैं? ज़रा आत्ममंथन करके कोई एक बताए। सर ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में हमें कुछ सैंपल लेंगे उसका हाँ, बस मीन्स जो बिल्कुल। तो सैंपल जब आप लेंगे तो सैंपल कैसे लेंगे? देखिए सैंपलिंग की पद्धति का जो पहला प्रयोग बहुत अच्छे से किसी ने किया था, वो सबसे पहले 1815 में एक बाउले नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने इस बात कि कम से कम वह समग्र का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम रिप्रेजेंट कर सके। जैसे अब यहाँ से आकार से क्या तात्पर्य है? कुछ विद्वान कहते हैं या स्वयं आप भी समझते होंगे कि कितने तथ्य के बाद किसी चीज पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। जैसे आप स्वयं देखिए, अभी मैंने एक उदाहरण देकर बताया कि एक घटना से आप निष्कर्ष बना लेते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, बहुत नेक है, बहुत सज्जन है। लेकिन जब लौट कर घर आते हैं तो पता लगता है कि आपकी तो पर्स ही गायब हो गई थी। तो आपके निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सैंपलिंग का जो आकार है, रिसर्च डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, अभी तक मैंने बताया था क्या महत्वपूर्ण है शोध में। तो शोध में मैंने बताया कि शोध में क्या महत्वपूर्ण है? सैंपलिंग, जो इस बात को मतलब प्रदर्शित करने में सक्षम हो कि जो हमारा शोध है उसका रिजल्ट बिल्कुल सटीक उतरे, बिल्कुल सही उतरे, उसमें एरर की संभावना या गलतियों की संभावना बहुत कम हो। हम सभी शोध में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये आती है कि शोध सटीकता के निकट होना चाहिए। जैसे गणित में सटीक चीजें होती हैं कि 2 से गुणा कर दीजिए
तो 4 आएंगे। ठीक है, लेकिन सांख्यिकी में हम प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, मीन मीडियन मोड का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम प्रवृत्तियों के आधार पर बताते हैं कि ये संभावना है। जैसे 10 व्यक्ति खड़े हैं और 10 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई अगर नापी जाए, कोई 8 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 3 फीट का है, कोई 2 फीट का है, तो हमने सबको जोड़ के 10 व्यक्तियों की हाइट को डिवाइड कर दिया और उसके बाद नंबर से 10 से तो पता लगा कि सबकी औसत हाइट या ऊंचाई कितनी है, 5 फीट 3 इंच। लेकिन जब आप अलग-अलग देखते हैं तो आपको लगता है 5 फीट 3 इंच तो है ही नहीं किसी की एक्चुअल हाइट। कोई 5 फीट 2 इंच हो सकता है, कोई 5 फीट 4 इंच हो सकता है, 5 व्यक्ति 5 फीट 3 इंच के हो सकते हैं। अब इसी आधार पे सैंपलिंग को ऐसे समझें कि सैंपलिंग प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो, इसलिए आकार भी एक समुचित आकार का हो। अर्थात यदि हम पूरे गांव, मान लीजिए कि आप किसी गांव के पुरुषों का औसत हाइट आपको निकालनी है, तो औसत हाइट निकालने किस आधार पर निकालेंगे? आप देखते हैं कि सभी को यह बताया जाता है कि भारत की औसत आय कितनी है। तो क्या ये औसत आय वास्तविक होती है? ये एक तरीके से प्रवृत्ति को द्योतक होती है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि ह्यूमन इंडेक्स में भारत का स्थान इतना है। फिर कहते हैं कि भारत में नागरिक सुरक्षा की स्थिति कैसी है, ये बताते हैं। तो ये सारी चीजें सैंपलिंग के आधार पर निकाली जाती हैं। सभी तथ्यों का 100% डाटा नहीं लिया जाता। बहुत से डाटा ऐसे होते हैं जो सैंपलिंग के आधार पर निकलते हैं। तो सैंपलिंग मैंने अभी आपको बताया कि सैंपलिंग समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन। कितना होना चाहिए? इसको मैंने कहा कि एक समुचित आकार होना चाहिए। अर्थात आपका अध्ययन क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका अध्ययन क्षेत्र बुंदेलखंड के ग्रामीण हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या एक गांव से पूरे बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व तो हो जाएगा? कतई नहीं। तब आप उसको जोन में बांटते हैं। क्या करते हैं? जोन में बांटते हैं। हेलो, हाँ, तो उसको बुंदेलखंड को जोन में बांटते हुए आप कहते हैं कि अब छतरपुर के हम ग्रामों का अध्ययन करेंगे। तो क्या छतरपुर के सभी गांव आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तब आप क्या करेंगे? कैसे ये स्पष्ट करेंगे कि बुंदेलखंड के या खास तौर से छतरपुर के ग्रामों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति उच्च है अथवा निम्न है, या छतरपुर के गांवों में कृषि व्यवस्था उत्तम है अथवा निम्न है? इसकी जानकारी के लिए आप क्या करेंगे? आप सैंपलिंग करेंगे। तो क्या एक गांव पूरे छतरपुर का वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है? आप सभी बताएं इसमें से। नहीं करता। मैं अपना उत्तर देता हूं, आप लोग बताने के शायद संभवतः स्थिति में नहीं है या मेरी आवाज पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जब हम छतरपुर की बात करेंगे तो हम देखेंगे छतरपुर में मान लीजिए कि 300 गांव हैं। ठीक है, तो हम 300 गांवों में एक गांव का अध्ययन न करके 30 गांवों के महिलाओं का अध्ययन करेंगे। तब 30 गांवों की समस्त महिलाओं का अध्ययन तो हो नहीं सकता, या समस्त पुरुषों का अध्ययन तो हो नहीं सकता। तब हम उसके आधार पे सैंपलिंग करेंगे। क्लियर हो गया? हेलो, तो अब क्लियर सैंपलिंग है सर। यस सर। हाँ, समझ में आ रही है आपको? तो जब सैंपलिंग यस करेंगे सर। तो सैंपलिंग अब 30 गांव की महिलाओं को चयन करना है। तो सैंपलिंग को 30 गांव में महिलाओं का चयन कैसे करेंगे? सभी महिलाएं तो ले नहीं सकते आप। तब तो 20 साल लग जाएगा आपको अध्ययन करते हुए। तब क्या करेंगे? क्यों? तब आप करेंगे सैंपलिंग। सैंपलिंग की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं? क्यों
बताएंगे क्या सबसे हाँ प्रॉपर्टी नॉन Then प्रॉपर्टी कोटा सैम्पलिंग नहीं, स्नोबॉल मैं बता रहा हूँ। देखिए ये सब पद्धतियां अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं जो कि मूलतः हम रैंडम सैंपलिंग में देखते हैं। किसमें देखते हैं? सैंपलिंग का सबसे प्रमुख प्रकार जो पहला प्रकार होता है वो होता है रैंडम। रैंडम समझ रहे हैं? yes sir. हाँ रैंडम यस सर, सभी को बराबर समान अवसर मिलता है हाँ चुने जाने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात आती है कि ये समान अवसर कैसे मिलेगा। यहीं पर आपको एक शोधकर्ता का वास्तविक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। समान अवसर कैसे मिलेगा बताइए? आप समान अवसर किस आधार पर देंगे? सर अपनी पॉपुलेशन के बेस पे उससे समान अवसर देंगे। जो मेरी पॉपुलेशन है उस हाँ पॉपुलेशन में रैंडम में किसी को लेना वो नहीं करना देखिए चाहते हैं। अभी आप सभी ने बताया कि हम सभी को समान अवसर देंगे। ठीक है, आप ही की बात से ले रहा हूं। जब ये सैंपलिंग होती है तो सबसे बड़ा जो दोष उभर कर आता है सैंपलिंग में या किसी भी सामाजिक विज्ञान के किसी भी प्रकार के शोध में कि शोधकर्ता की जो पूर्वाग्रह होते हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कि आप सभी रोजगार प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत हैं। रोजगार न मिलने के लिए आप सभी के मन में एक धारणा है कि रोजगार में भ्रष्टाचार होता है। रोजगार प्राप्ति के लिए में जो लोग संलिप्त हैं या जो लोग रोजगार प्रदान कर रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि किसी क्षेत्रवाद उसमें चलता है, किसी के साथ पक्षपात किया जाता है। इंटरव्यू में प्राय आप लोग इस बात के कहते होंगे कि साहब उसमें तो पक्षपात हुआ। तो जब आप शोध करने जाएँगे तो आप स्वतः अपनी धारणा को साथ लेकर जाएँगे। अब इसी तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में होता है, क्योंकि जो शोधकर्ता है जैसे आप स्वयं हैं, तो आपकी अपनी व्यक्तिगत धारणाएँ उसमें कहीं न कहीं से निहित हो जाती हैं। जैसे जातिगत पूर्वाग्रह की बात करें, आप जिस जाति से संबंधित हैं, उस जाति से जुड़े पूर्वाग्रह को आप पहले से जानते रहते हैं। तब इनका निराकरण कैसे होगा? अभी आपने कहा ना कि सभी को समान अवसर दिया जाए। तो समान अवसर देने के लिए अब कैसे आप सूचनादाता का चयन करेंगे? जैसे मान लीजिए 30 गांवों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना आपका शोध का विषय है, तो कैसे समान अवसर देंगे? क्यों? आप बताएंगे कोई जन? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात ये होती है कि आपने सभी गांवों की महिलाओं का एक सूची बना लिया। क्या बना लिया? जनगणना के आधार पर आपने एक सूची बना ली। हर गांव से आपको सारी सूची मिल जाती है कि इतनी महिलाएं हैं। अब आपने जैसे अनेक पद्धतियां, मैं एक-एक करके एक-एक पद्धति का जिक्र करूंगा आपको। सबसे पहली पद्धति है टिपट की। टिपट नाम सुना है आप लोगों ने? क्यों? यस सर। क्या है टिपट पद्धति? मैं बताता हूं। टिपट ने हाँ, टिपट ने 4 अंकों वाली एक अंक प्रणाली विकसित की थी। जैसे आपने मान लीजिए 1000 आपके पास से मतलब वर्कर हैं या 1000 महिलाएँ हैं 30 गाँवों को मिलाकर। जैसे एक गाँव की आबादी हम मानते हैं कि 1000 की गाँव की आबादी है, तो 30 गाँव में कितनी आबादी होगी? 30,000। अब 30,000 की जितनी आबादी है, उनको आपने पूरी संख्या से उतार लिया अपनी टेबल पर। अब उस टेबल पर उतारने के बाद आपने एक संख्या का निर्धारण कर दिया क्रम से कि हम इस तरीके से सभी उसमें से लेंगे। जैसे आपने कहा कि हर चौथा मतलब मान लीजिए कि आपको 30,000 की गाँवों की 30,000 की आबादी में आपको अध्ययन करना है, तो आप कहते हैं कि साहब हमको
300 सूचना दाता चाहिए। कितने सूचना दाता चाहिए? 300। और 300 सूचना दाता से आप जान जाएंगे कि हमारा जो है शोध का मतलब जो है निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं। तो आपने क्या किया? 300 30,000 का 300 कितना क्या परसेंट हुआ? क्यों बेटा? 1%। 10%। 10% तो 3,000 ठीक है। 1% 1%। 1% हुआ। देखिए, जब समग्र हमारा छोटा होता है तो हम कहते हैं कि 10% चल जाएगा, ठीक है। लेकिन समग्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हम अपनी क्षमता को देखते हुए, व्यवहारिक दृष्टि को अपनाते हुए सूचना दाता तय करते हैं। और इस आधार पे आपने तय किया कि साहब हम 1% सूचना दाताओं से संपर्क कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? 1% का मतलब क्या हुआ कि जो 30,000 की आपने सूची बनाई थी, उसमें से हर 100वां व्यक्ति आपने ले लिया। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। अब 100वां व्यक्ति लेने के बाद आपने इस बात को समझ गए आप अच्छी तरीके से कि 100वां व्यक्ति जब हम ले रहे हैं, तो उसमें कोई आपने अपना पूर्वाग्रह नहीं सम्मिलित किया है। हो सकता है 100वां व्यक्ति जो हो, हर 100वां व्यक्ति ऐसा हो जिसमें से कुछ आपके विरोधी भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई उच्च जाति का भी हो सकता है, कोई निम्न जाति का भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो सामाजिक स्थिति का जब आप निष्कर्ष निकालेंगे, तो जब आप टेबल बनाएँगे, तो पता चलेगा आपको सभी वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है। उच्च वर्ग की भी हो सकती हैं, निम्न वर्ग की भी हो सकती हैं, धनी भी हो सकती हैं, महिलाएँ भी हो सकती हैं, एकाकी परिवार वाली भी हो सकती हैं और संयुक्त परिवार वाली भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका निष्कर्ष पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाए। किस चीज़ से मुक्त होगा? पूर्वाग्रह से। और नहीं तो आप क्या करेंगे? अगर आप टिपेट प्रणाली का पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं या अन्य पद्धति, तो आप जिस गांव में गए, आपको 10 महिलाएं मिल गईं, आपने उसी 10 से निष्कर्ष ले लिया। समझ में आ रहा आपको? तो पता लगा कि इस तरीके से आप अगर 20 गांव टहल लिए, तो पता लगा आपने सूचना दाता कितने से ले ली? पता लगा कि आपने 2000 लोगों से सूचनाएं कलेक्ट कर ली, मगर पता लगा एक गांव तो पूरी तरीके से आपने छोड़ दिया। क्या किया आपने? एक गांव पूरी तरीके से छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में उसमें आप कहीं न कहीं से आपको गलत तरीका प्राप्त होगा कि अर्थात एक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो जाएगा और दूसरी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसी तरीके से आपको एक दिक्कत आती है। तो आप सबसे पहले आपको इसमें अगर आप रैंडम जिसे कहते हैं कि निदर्शन प्रणाली का एक प्रकार जो रैंडम है, उसमें अनेक विधियां हैं। जैसे नियमित अंकन विधि भी है, अनियमित अंकन विधि भी है। हाँ, क्लास चल रहा है। और टिपेट, हाँ, और टिपेट प्रणाली भी चल रही है। इसके अंतर ग्रिड प्रणाली भी है। अब ग्रिड प्रणाली और कैंडाल स्मिथ जैसे 2 विद्वान हुए फिशन, उन्होंने ग्रिड प्रणाली तैयार की। अब देखिए, जो टिपेट है और ग्रिड है, दोनों में अंतर यह है कि टिपेट में तो हम संख्या निर्धारित करके कर लेते हैं और ग्रिड प्रणाली में हम मैपिंग करके करते हैं। अर्थात भौगोलिक आधार पर हम किसी चीज को करते हैं। जैसे हमने किसी चीज के विवरण को, जैसे यहाँ पे मैं बताने में सक्षम इसलिए नहीं हो पा रहा हूं कि या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता तो मैं दिखाते। कभी कभी आप कल्पना कीजिए कि आपने एक टेबल पे सब चीजों को फैला दिया। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रंग की चीजों को टेबल पे फैला दिया, उन्हें मिक्स कर दिया, और उसके बाद आपने एक सीधी रेखा ऐसे खींचते चलते हैं। तो आपने कहा कि इस सीधी रेखा के अंदर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, उनको आपने चयन कर लिया और कहा कि ये ग्रिड प्रणाली है। तो ग्रिड प्रणाली फिशर ने प्रयोग की थी, इसके आधार पे भी कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात आप नियमित अंकन पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से रैंडम सैंपलिंग के अनेक विधियां उसके अंतर्गत दी गई हैं। लॉटरी पद्धति भी है उसमें। कौन सी पद्धति है?
देखिए, अभी टिपेट बताया, फिर मैंने लॉटरी पद्धति बताया। लॉटरी पद्धति में आपने समग्र दाताओं के जो समग्र सूचना दाता हैं, इनकी सूचनाओं को आपने एक पर्ची बना के रख लिया, या एक मान लीजिए घूमने वाला यंत्र ले लिया और उसको घुमाया और जिस पे जाके रुक गया, आपने कहा कि हम उससे सूचना प्राप्त करेंगे। क्लियर हो रहा है? हेलो? नहीं यस सर। समझ में? हाँ, एक तो ये है कि यस सर, आपने यस सर। लॉटरी पद्धति के आधार पे तय किया, दूसरा आपने टिपेट पद्धति के आधार पे तय किया, तीसरा आपने नियमित अंकन के आधार पे तय किया, चौथा आपने अनियमित अंकन के आधार पे तय किया, पांचवा आपने ग्रिड प्रणाली के आधार पे तय किया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सभी चीजें आपको इस बात के लिए बताई जाती हैं कि आप अपने सूचना दाताओं का जो चयन करें, उसमें निष्पक्षता रखें। रैंडम सैंपलिंग सिर्फ इसलिए की जाती है कि आपकी जो सूचनाएं कलेक्ट हों, वो किसी भी तरीके से उसमें कोई भेद ना हो, आपके पूर्वाग्रह शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि पूर्वाग्रह शामिल होने से आपके निष्कर्ष प्रभावित होते हैं। तो रैंडम सैंपलिंग इस तरीके से, इसमें अनेक पद्धतियां, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन पद्धतियों के आधार पर आप तथ्यों का संकलन करते हैं। अब उसके आधार पे आप क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे आप उसके बाद? सैंपलिंग की डिजाइन करेंगे कि आपको कितने सूचना दाता वास्तव में आपके उसके लिए उपयोगी हैं। तो एक तो रैंडम, आपको सभी को समझ में आ गया रैंडम पद्धति, कि किसी को नहीं समझ में आया है रैंडम? हेलो? समझ में आया किसी को? रैंडम Yes, सैंपलिंग। sir. हाँ, ठीक है। अब रैंडम के बाद अगली जो पद्धति आती है, रैंडम में तो आप समझ गए कि बिल्कुल सब कुछ संयोग पे छोड़ दिया जाए, हमने खाका बना लिया और उसके बाद कर लिया। लेकिन रैंडम सैंपलिंग की जो सबसे बड़ी सीमा है, वो ये है कि जो आपके डाटा हो, वो सजातीय हो। क्या हो? सजातीय। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो? डाटा सजातीय से तात्पर्य क्या हुआ? सर, एक समान। हाँ, बिल्कुल। एक समान नहीं, एक एक प्रवृत्ति क्यों, एक नेचर जिनका एक सा हो। जैसे आपने कहा कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति, तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सजातीयता अकेले नहीं आती है। सजातीयता ये भी आती है कि एक निश्चित आयु वर्ग का भी होना चाहिए। जैसे एक वृद्ध महिला की सामाजिक स्थिति या सोचने की दिशा, और एक बच्ची की सोचने की प्रवृत्ति और समस्याएं दोनों भिन्न भिन्न हो सकती हैं। एक परिवार में एक पत्नी की सामाजिक स्थिति एक उसी परिवार की कन्या की सामाजिक स्थिति से भिन्न होती है। यह भिन्नता इस बात पर होती है कि परिवार में उसकी एज क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है। तो ये सजातीयता को भी देखना होता है कि अगर हम महिलाओं की सामाजिक स्थिति ले रहे हैं, तो हमको कई कैटेगरी बनानी हो। जैसे विवाहित महिलाओं की सामाजिक स्थिति, या बहुओं की सामाजिक स्थिति, कन्या की सामाजिक स्थिति, इस तरीके से। तो सजातीयता सभी डाटा में, न केवल इसमें, बल्कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी सजातीयता इसी प्रकार से बनाई जा सकती है। जैसे उच्च शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों की समस्याएं निम्न शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों की समस्याओं से अलग-अलग हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम तथ्यों की सजातीयता को पहले निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? सजातीयता। अगर सजातीय हैं, तभी रैंडम सैंपलिंग उपयोगी होती है। क्योंकि दो विजातीय गुणों वाले व्यक्तियों की रैंडम में अगर आ गया, तो हमारे तथ्य संकलन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम कई बार
मिश्रित सैंपलिंग प्रणाली प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? मिश्रित जिसे कहते हैं सैंपलिंग प्रणाली, अर्थात कई प्रकार के सैंपलिंग एक साथ करते हैं। रैंडम भी करते हैं और दूसरा प्रकार कौन सा है? पर्पसिव। क्या प्रकार है? पर्पसिव सैंपलिंग। फिर उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो सबसे पहले मैं अब आपको आता हूं इसी क्रम में, और वो ये है कि पर्पसिव सैंपलिंग क्या होती है। किसी पर्पस के लिए भी हाँ, पर्पसिव सैंपलिंग जो किसी पर्पस के लिए की जाती है। अब जैसे पर्पस से यहाँ तात्पर्य उद्देश्य से नहीं लगाया जाता कि आप सीधे उद्देश्य पर पहुंच जाइए कि हम सामाजिक स्टेटस की अध्ययन कर रहे हैं तो सीधे स्टेटस के आधार पर हमने पर्पस की सैंपलिंग बना ली कि हमको उच्च वर्ग की महिलाओं की सैंपलिंग करनी। पर्पसिव से तात्पर्य यह है कि हमारे शोध का जो समग्र है वो किस प्रकार का है, अर्थात वो जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी फैक्टोरियल सोसाइटी तो नहीं है जिसमें बहुत सी चीजें मिश्रित हैं। तो यहां पर हमको पर्पसिव सैंपलिंग बनानी पड़ेगी, अर्थात हम अपने उद्देश्यों को देखेंगे कि उद्देश्य में कैसे हमारे उद्देश्य उसमें पूरे होंगे। तब आप सैंपलिंग बनाते समय आपने एक बनाया कि हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग लेंगे। जैसे हमारी सैंपलिंग में कुछ पुरुष भी चाहिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा या महिलाओं की सामाजिक स्थिति या मान लीजिए बाल अपराध पे अध्ययन कर रहा है, तब उसे पर्पसिव सैंपलिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसके लिए दो पहलू अध्ययन होते हैं। कौन कौन से दो पहलू हैं? एक तो जो अपराधी व्यक्ति है, एक वह जो उस समाज में रह रहा है जहां पे उस अपराधी व्यक्ति ने जन्म लिया। जैसे मान लीजिए कि आपने बाल अपराध पर अध्ययन कर रहे हैं और आपको जब आप अध्ययन करने के दौरान आपने पाया कि किसी क्षेत्र विशेष में बाल अपराधी अधिक है, तो यहां पर रैंडम सैंपलिंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपराधियों की संख्या ऐसा तो है नहीं कि एक गांव में 10 मिल जाएंगे, एक गांव में 0 मिलेंगे, आपको अलग अलग मिलेंगे। तो वहां पे आपने पर्पसिव सैंपलिंग की कि हमको उस गांव में जाने के बाद जिस परिवार में वो अपराधी व्यक्ति जन्मा है उस परिवार से उस चीजों को अध्ययन करें कि आखिर वह व्यक्ति क्यों अपराधी हुआ। बात समझ रहे हैं? तो पर्पसिव सैंपलिंग में हम दोनों चीजों का सैंपलिंग करते हैं, अर्थात 10 ऐसे परिवारों को भी चयन करें जिसमें कि ये पता हो कि अपराधी व्यक्ति ने जन्म लिया था, पड़ोसियों का भी चयन करते हैं, तब वहां पे पूरे अन्य गांवों के व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करते। तब आप पर्पसिव सैंपलिंग में जिस जगह पे अपराधी कोई बाल अपराधी पाया जाता है या बाल अपराधी हैं तो उसके मित्रों को अध्ययन करते हैं। एक स्कूल में जाते हैं, आप देखते हैं कि 2 बाल अपराधी उस स्कूल में थे जिनको कि निकाला गया, रस्टिकेट किया गया या इस तरीके से या पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम आया, तो आप उनके मित्रों से भी संपर्क करें। यह एक प्रकार की जैसे खोजबीन की प्रणाली होती है पुलिस व्यवस्था की, आप वहां पर एक प्रकार का जिसे कहते हैं कि खोजकर्ता के रूप में जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं जो मैंने शुरू में नहीं बताया आपको कि रिसर्च डिजाइन का सैंपलिंग पर बहुत महत्व पड़ता है। जैसे रिसर्च डिजाइन, आप सभी लोग जान रहे हैं रिसर्च डिजाइन के बारे में? यस सर। एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें कि हम किसी भी चीज का वर्णन करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं प्रवृत्ति के आधार पर। दूसरी रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी होती है। एक्सप्लोरेटरी समझ रहे हैं? जिसमें कि हम कार्य कारण तथ्यों के आधार पर कार्य कारण विवेचना करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कुछ चीजों को जो दिखाई नहीं देती। और तीसरी होती है डायग्नोस्टिक,
क्या होती है? निदानात्मक, अर्थात हमारा रिसर्च का उद्देश्य किसी समस्या के निदान से जुड़ा होता है। समझ में आ रहा आप लोग को? और चौथी प्रकार की होती है एक्सपेरिमेंटल। कौन सी होती है? एक्सपेरिमेंटल। क्लियर हो गया आपको? जिसमें कि हम एक तथ्य का निर्धारण कर देते हैं और दूसरे तथ्य को उस पे अध्ययन करके प्रस्तुत करते हैं। अर्थात एक तथ्य नियंत्रित होता है और दूसरा तथ्य उस पर आधारित होता है। मतलब एक तथ्य का हम परीक्षण करते हैं और परीक्षण के उपरांत हम निष्कर्ष पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार की रिसर्च डिजाइन होती है। आप सभी ने अपनी-अपनी, मैं समझता हूं कि जो शोध का शीर्षक लिया होगा, उसमें इस प्रकार से आपने हेलो, हाँ, कोई प्रश्न पूछना चाह रहा लगता है? हेलो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन और ये जो रिसर्च डिजाइन विभिन्न प्रकार, इसमें कोई हैंड रेज कर रहा है, कोई समस्या किसी को? हेलो, हाँ ठीक। तो ये जो रिसर्च डिजाइन होती है, ये आपकी सैंपलिंग की दिशा को निर्धारित करती है, सैंपलिंग के स्वरूप को निर्धारित करती है कि आप कौन सा सैंपलिंग करेंगे। चलिए, मैं इस प्रश्न से, इसके बाद मैं प्रश्न का सेशन रखूंगा, अभी 10 मिनट और समझ लीजिए कि आपने जब रिसर्च डिजाइन बना ली, उसके बाद आपने सैंपलिंग को तय किया कि आपकी सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग होगी या पर्पसिव होगी या स्ट्रेटिफाइड होगी या तीनों का मिश्रित होगी। उसके बाद आप उसमें से सैंपलिंग के बाद आप न तय करते हैं कि उसके लिए कौन सी मेथड अडॉप्ट करेंगे। अर्थात रैंडम चुनते हैं तो आपको चुनना होगा कि टिपेट चुनेंगे या ग्रिड सिस्टम चुनेंगे या अंकन सिस्टम चुनेंगे या लॉटरी चेक। ये आपके विवेक और आपकी अध्ययन क्षमता और आपकी समस्या, जो शोध की समस्या है, उसके आधार पर तय करते हैं। इसी तरीके से पर्पसिव सैंपलिंग में भी आप विभिन्न प्रकार के उद्देश्यपूर्ण शोध प्रारचना के आधार पर उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग करते हैं। अर्थात जो आपके शोध की समस्या से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। संक्षेप में समझिएगा, जो आपके शोध की प्रारचना से, शोध की समस्या से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, ऐसे सूचनादाताओं का आप संकलन करते हैं। अभी मैंने कहा था ना मिश्रित प्रणाली क्या होती है। तो अब संकलन करने के पश्चात आपने मान लीजिए कि 30 गांवों का आपने चयन किया था और 30 गांव में जो आपकी समस्या को सही उत्तर देने में सक्षम थे, ऐसे मात्र 300 लोग आपको पता लगे। तो 300 लोगों को भी आप रैंडम कर सकते हैं 30 व्यक्तियों में। क्या कर सकते हैं? 30 व्यक्तियों में, और वो आपके शोध का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें कि कैसे वो आपका, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बाल अपराध का अगर आप एक उदाहरण लेते हैं, तो अगर आप 30 गांव लेते हैं या आप चाहते हैं कि हम 30 गांव, क्या हम तो 100 गांव ले सकते हैं, क्योंकि बाल अपराधियों की संख्या आपको कहां से मिलती है? क्यों, कोई बताएगा हमको? बाल अपराधियों की संख्या हमें पुलिस विभाग के रिकॉर्ड से मिल जाती है। तो बहुत छोटी सी बात होती है, आप गए किसी कार्यालय में जाते हैं, वहां से आपको अपराधियों की सूची मिल जाती है। फिर उसके पश्चात आपका शोध बहुत आसान हो जाता है कि पता लगा कि पूरे जिले में सिर्फ एक ही जगह आपको जाना है जहां पर कि आपको सारे रिकॉर्ड, सारी सूचनाएं प्राप्त हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये भी मालूम है कि बाल अपराधियों की एक निश्चित आयु तक के अपराधी होते हैं। अर्थात मान लीजिए कि कोई 5 साल का बच्चा तो अपराध करेगा नहीं।
सामान्य रूप से 11-12 साल के बच्चे से लेकर 18 साल की आयु तक के जो बच्चे होते हैं, उनके द्वारा किए गए अपराध ज़्यादातर रिकॉर्ड में आते हैं। तो आपके पास पता लग जाता है कि एक सीमित संख्या है। आपको लगता है कि आप सभी का अध्ययन कर सकते हैं, तो आप कौन-सी पद्धति अपनाएँगे? तब आप अपनाएँगे सेंसस पद्धति। कौन-सी पद्धति होगी? सेंसस अर्थात अभी नहीं। सेंसस पद्धति मतलब जनगणना पद्धति, अर्थात आपने उस जिले के सभी बाल अपराधियों का रिकॉर्ड आपने ले लिया और उन सभी बाल अपराधियों को आपने पूरी जानकारी उनकी रख ली। क्यों? क्योंकि आपका अध्ययन क्या है? डिस्क्रिप्टिव पद्धति। कौन सी पद्धति है? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव पद्धति में आपने एक कार्यालय गए, उस कार्यालय से सारा रिकॉर्ड ले आया और उसके बाद आपने सारे अपराधियों की जन्म कुंडली कहिए या कहिए कि सब चीजों का आपने विस्तृत तौर पर प्रस्तुत किया और आपने पाया कि अपराध की श्रेणियां कितनी थी, अर्थात उन लोगों ने कितने प्रकार के अपराध किए। क्योंकि इसमें आपको पूरा विवरण को जिसे कहते हैं पुलिस विभाग से मिल जाता है। तो आपका अध्ययन क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव हुआ, लेकिन सैंपलिंग की डिजाइन नहीं थी बल्कि सेंसस पद्धति थी। लेकिन अगर आपको उसमें से देखना ये है कि अब आपको उसके एक्सप्लोरेटरी पद्धति है, अर्थात विश्लेषणात्मक पद्धति है, तब आपको उनके गांवों को भी देखना है, उनकी पृष्ठभूमि को भी देखना है, उन तथ्यों का भी पता लगाना है जो कि दिए नहीं गए हैं, कहीं उसका विवरण नहीं। तब आप कहते हैं कि हम लॉटरी पद्धति के आधार पे करेंगे या सैंपलिंग पद्धति के आधार पर करेंगे या पर्पसिव भी करेंगे। पर्पसिव से तात्पर्य क्या हुआ कि आपने कहा कि हमको वो देखना है कि कोई अपराधी जिसने जघन्य अपराध किया हो, अर्थात ऐसा तो नहीं कोई अपराधी है जो बाल अपराधी जो हत्या की श्रेणी में आता, हत्या आरोपी हो। तो वहां पे आपने पर्पसिव सैंपलिंग की स्थिति को चुना, अर्थात अब आपका पर्पस क्लियर है कि आपको जघन्य अपराध को देखना है और पर्पस ये है कि आपको एक्सप्लोर करना है। क्या है आपका पर्पस? एक्सप्लोर करना है। तो एक्सप्लोर करने के लिए आप उसके परिवेश का अध्ययन करेंगे, उस पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे जो कि आपकी समस्या को बता सके, समस्या का निदान कर सके। अर्थात हो सकता है कि वो विखंडित परिवार का हो। जब आप गांव पे जाते हैं, क्योंकि आपके पास पुलिस रिकॉर्ड में ये सब चीजें नहीं मिलती, आप गांव जाते हैं उसके, तो पता लगता है कि उसके माता पिता नहीं है, या माता पिता हैं तो उनके मध्य जो है विवाद की स्थिति है, दोनों अलग अलग रहते हैं, या उसके परिवार में पहले से ही कोई अपराधी व्यक्ति था जिसकी संगति में आकर वो अपराध हो करने लगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक्सप्लोरेटरी पद्धति। यहाँ पे मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि आप सभी ने जब आप एमए की क्लासेस अटेंड करते थे तो आपने सदरलैंड का नाम सुना होगा। सुना है आप लोगों ने? यस सर। सदरलैंड ने जब व्यापक पैमाने पर अपने निष्कर्षों को पहुंचाया अपराध के संदर्भ में, तो उसने विभिन्न संपर्क का सिद्धांत दिया था, अर्थात डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी दिया था श्वेत वसन अपराध के संबंध में। किसमें? श्वेत वसन। अर्थात उसने देखा कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति है, वो इसलिए अपराध करने लगता है कि पड़ोस में कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, वो पकड़ा कभी नहीं गया, तो उसको देखा देखी लोग अपराध करने लगते हैं। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसने बहुत से मतलब श्रेणी के अपराधियों का अध्ययन किया था। ये सारे अध्ययन उसने एक्सप्लोरेटरी पद्धति के आधार पे किए थे, अरे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के आधार पे किए थे। और सबसे अब देखिए उसका सिद्धांत इतना ज्यादा जिसे कहते हैं उपयोगी सिद्ध हुआ कि आज पूरे विश्व में ये माना जाता है, हम सभी भी उस बात को मानते हैं कि अपराध में संगत का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जैसे अंग्रेजी में कहावत भी है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य कैसे पहचाना जाता है? अपने दोस्तों से। अगर उसके दोस्त बदमाश हैं या दोस्त उसके जिस प्रवृत्ति के वैसी प्रवृत्ति उसकी भी मान ली जाती है। तो इसे लेवलिंग थियरी भी कहा जाता है।
अर्थात एक व्यक्ति पे ठप्पा लग जाता है, न होते हुए भी। तो ये जो सारी थियरीज़ हैं, इसकी जब हम विवेचना करते हैं, तो वो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन होती है। कौन-सी रिसर्च डिज़ाइन होती है? एक्सप्लोरेटरी। अब इस एक्सप्लोरेटरी अगर रिसर्च डिज़ाइन है, तो हमें जो शोध की पद्धति अपनानी पड़ेगी, वो होगी पर्पसिव। कौन-सी होगी? सैंपलिंग? हेलो? वह सैंपलिंग हमारी पर्पसिव होगी। क्लियर हो गया? पर्पसिव सैंपलिंग में हम पर्पस को ध्यान में रखते हुए सूचना दाताओं का चयन करते हैं को किस सूचना दाता को लेना है और किस सूचना दाता को नहीं लेना है। क्लियर हो गया आपको? जी सर। हाँ, तो एक तो रैंडम सैंपलिंग हो गई थी जिसको मैंने बताया था रैंडम सैंपलिंग की अपनी सीमाएँ होती हैं। बड़े पैमाने पे होता है इसलिए कैसे हम चयन करेंगे इसलिए अनेक-अनेक प्रकार की प्रविधियाँ रैंडम सैंपलिंग में विकसित होती हैं। दूसरा पर्पसिव जो मैंने बताया कि पर्पसिव सैंपलिंग बेसिकली एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में प्रयुक्त होती है, जब हमको ये मालूम होता है कि हमको किस उद्देश्य से तथ्यों का संकलन करना है। अगली रिसर्च डिज़ाइन जो होती है, वो कौन-सी है? वो होती स्ट्रैटिफाइड स्तरित रिसर्च जिसे कहते हैं सैंपलिंग कौन-सी होती है? स्तरित। स्तरित का नाम सुना आप लोगों ने? जी सर। हाँ, अब स्ट्रैटिफाइड जब सैंपलिंग होती है, तो हम सैंपल को अलग-अलग चरण में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सैंपलिंग की थी जब अभी मैंने इन्हीं समस्याओं को बताया, तो हमने सैंपलिंग की कि हमको पूरे प्रदेश के महिलाओं की सामाजिक तो स्ट्रैटिफाइड किया। उन्हें अलग स्तर में बाँटा। जातिगत आधार पे बाँट सकते हैं, संपदा के आधार पे बाँट सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सूचना दाता हैं, आयु के आधार पे बाँट सकते हैं, अर्थात स्ट्रैटिफाइड कि 20 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों में आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, प्राध्यापक सर हैं, बहुत सीनियर प्रोफ़ेसर हैं। मैं उनकी बात को टाल नहीं सका इसलिए मैंने तुरंत फ़ोन उठा लिया। तो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था विभिन्न प्रकार की सैंपलिंग डिज़ाइन को लेकर। सैंपलिंग में डिज़ाइन में मैंने बताया कि कुछ प्रमुख प्रकार के जो सैंपलिंग होती है इसमें रैंडम होती है, पर्पसिव होती है और स्ट्रैटिफाइड होती है। इन विभिन्न प्रकार की सैंपलिंग में भी रैंडम के अनेक प्रकार हो सकते हैं, अनेक प्रविधियाँ हैं, जो प्रकार कहना उनके लिए उचित नहीं होगा, बल्कि अनेक प्रकार की प्रविधियाँ थी, जैसे टिपेड है, ग्रेड है, अंकन पद्धति है, ये सारी। फिर पर्पसिव मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। इसके पश्चात अगली पद्धति या अगला प्रकार था वो है आपका स्ट्रैटिफाइड। मैं स्ट्रैटिफाइड पे चर्चा कर रहा था। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के तात्पर्य क्या होता है कि हम अपने शोध के जो उद्देश्य हैं, उसमें अगर यदि हमारा शोध कॉम्प्लेक्स प्रकार का है, जिसे कहते हैं जटिल प्रकार का है, जिसमें तथ्यों की सजातीयता के स्थान पर तथ्यों की विजातीयता हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। या ये शोधकर्ता को लगता है कि जो तथ्य हैं वो विभिन्न प्रकार के अलग-अलग प्रकार के और हमको उन सारे विभिन्न जो प्रकार के तथ्य हैं, उनको यदि हम मिश्रित कर देंगे, तो हमारे शोध का जो रिज़ल्ट होगा या शोध के जो परिणाम होंगे या फाइंडिंग्स होंगी, वो एक सी नहीं होंगी। उनमें गलतियों की संभावना ज़्यादा होगी, तब वो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करता है। अर्थात सूचना दाताओं को हम अनेक चरणों में प्राप्त करते हैं। सूचना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सूचना दाताओं की बात कर रहा हूँ। जो जिनसे हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी या जो तथ्य कलेक्ट करनी है, उसके अनेक प्रकार के चरण हो सकते हैं, विजातीय वो तत्व होते हैं।
तो जो विजातीय तत्व हैं या कहिए कि कॉम्प्लेक्स नेचर के जो तत्व हैं, उन तथ्यों को अगर हमको कलेक्ट करना है, उन तथ्यों को कलेक्ट करना है, तो हम उसके आधार पे फिर पर्पजिव सैंपलिंग पे जाते हैं। पर्पजिव सैंपलिंग में हमें जो सैंपलिंग होती है उसको अलग, फिर उसके बाद हम जाते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, अर्थात जो जितने प्रकार के विजातीय तत्व हैं उनको हम अलग अलग स्तर में लेते हैं और तब हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। जैसे विजातीय तत्व से मेरे तात्पर्य ये है कि यदि हम इस बात को देखते हैं कि हिंसा के प्रकार को लेते हैं, देखिए हर प्रकार के उदाहरण जो हैं हर प्रकार की सैंपलिंग में नहीं चलते हैं। जैसे आपने कहा कि हिंसा के आधार पे आपको हिंसा का विश्लेषण करना है कि तो आप किसी भी एक तत्व के आधार पे उसका विश्लेषण नहीं करते, तब आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं और उसके आधार पे अलग अलग प्रकार के आप स्तर बनाते हैं, आयु वर्ग के आधार पर, फिर लिंग के आधार पर, स्त्री और पुरुष के आधार पर, फिर आप बताते हैं उसको जैसे कहते हैं आय वर्ग के आधार पर, अर्थात उच्च आय वर्ग निम्न आय वर्ग के आधार पर, फिर उसके बाद आप उसको बांटते हैं एक तरीके से जातिगत आधार पर। जैसे आपने देखा होगा बहुत से अध्ययन में सुनने में आता है कि कोई एक ऐसी जाति जिसे हम लोग अपराधी जाति भी कहने लगते हैं, अपराधी प्रजाति के रूप में कहने लगते हैं। जैसे किसी विशेष क्षेत्र को कह सकते हैं कि हम लोग उदाहरण दे देते हैं कि इस क्षेत्र में अपराध अधिक होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है पर्पजिव सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाई, ये दोनों सैंपलिंग एक तरीके से मिश्रित रूप में आती है, क्योंकि पर्पजिव सैंपलिंग के पश्चात हम सीधे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आपका ये जो आज का लेक्चर था, इसमें आप लोगों ने संक्षेप में यह जरूर जान लिया होगा कि किस प्रकार की रिसर्च डिजाइन में किस प्रकार के हम निदर्शन पद्धति को आधार बनाते हैं। चूंकि ये सैंपलिंग इतना विस्तृत टॉपिक है कि हम एक ही लेक्चर में चाहें कि सभी प्रकार के सैंपलिंग को आपको बता दें तो शायद संभव नहीं हो पाता है। मुझे कहा गया था कि 1 बजे से किसी दूसरे मतलब विद्वान साथी का, विद्वान प्राध्यापक का व्याख्यान है, उसके व्याख्यान को भी मुझे मतलब अवरोध नहीं उत्पन्न करना है। तो मैं चाहता हूं कि 5 मिनट यदि किसी को कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो पूछ ले, जिससे कि मैं उसके समस्या का निदान कर सकूं। यहाँ पे मैंने आपको गुण और दोष की बात, किसी पद्धति के गुण और दोष को नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे शीर्षक दिया कहते कि रिसर्च उद्देश्य को देखते हुए, विद्यार्थियों को देखते हुए कैसे वो अपने सैंपलिंग को तय करेंगे, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाए। तो मैंने उसके बारे में चर्चा किया कि किस प्रकार की सैंपलिंग में क्या होता है और आपको किस प्रकार के शोध में आपको कौन सी सैंपलिंग का चयन करना चाहिए। किसी को सर कोई प्रश्न पूछना, किसी विद्यार्थी को या किसी को? तो मैं समझता हूं कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि शायद आप लोगों ने आज के व्याख्यान से कुछ जरूर ग्रहण किया होगा, नहीं तो आप अपना फीडबैक जरूर मुझको प्रस्तुत करें, जिससे कि मैं उन चीज़ों को बाद में आपके अगले व्याख्यान में जब कभी मुझे आमंत्रित किया जाए मैं आपको प्रस्तुत करूँ। Thank you so much, sir. It was really a comprehensive and detailed lecture on sampling design. Thank you so much, sir, for joining us and giving your precious time. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.